आगे अब हम बात करेंगे बेस की। तो जिस तरह से एसिड की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, जो कि वाटर के साथ रिएक्शन करके H पॉजिटिव आयन बनाते हैं, वो एसिड कहलाते हैं। वही बेस की बात की जाए तो बेस क्या करते हैं? बेस आपके जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो OH नेगेटिव आयन्स जो है बनाते हैं, OH नेगेटिव आयन में डिसोसिएट होते हैं। तो बेस जनरली आपके क्या होते हैं? बेस जनरली ऑक्साइड होते हैं, मेटल्स के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड। एग्जाम्पल की बात करें, सोडियम ऑक्साइड यानी NaO, Na2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। इसके अलावा कॉपर ऑक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं बेस के। बेस जब भी, जैसा कि हमने देखा था एसिड की भी प्रॉपर्टीज़ में, एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनते हैं और वाटर बनता है। तो जब बेस और एसिड यहाँ पर भी रिएक्शन करेंगे तो वो भी क्या बनाएंगे? सॉल्ट बनाएंगे, जो कि CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट। SO4 को हम लोग सल्फेट बोलते हैं। किसी के भी नाम के पीछे SO4 अगर लगा है तो हम उसके साथ सल्फेट लगा देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा कॉपर सल्फेट। तो आपने देखा जब CuO यानी कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड से कराई गई, तब वो जो है आपका कॉपर सल्फेट बना लेता है, यानी सॉल्ट बना लेता है और वाटर बनता है। इस तरह की रिएक्शन जिनमें सॉल्ट बनते हैं वो कहलाते हैं आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक बेस की जो प्रॉपर्टीज़ है वो आपको समझ में आई होंगी। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहाँ पर हम एल्कलीज के बारे में बात करेंगे। अगर बेस जो है वाटर में घुल जाए, यानी वो बेस जो वाटर में पूरी तरीके से घुल जाए और H पॉजिटिव आयन और क्या बना लेता है? हाइड्रोक्साइड आयन्स में ब्रेक हो जाए। आप देखें एसिड जब बनता था तो वो H पॉजिटिव आयन में ब्रेक होता था वाटर में, लेकिन जब बेस जो है वाटर में मिक्सअप होता है तो वो OH नेगेटिव आयन्स, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, OH नेगेटिव आयन्स में ये डिसोसिएट होता है। तो हम कह सकते हैं कि वो बेस जो पानी में मिक्सअप होके OH नेगेटिव आयन्स प्रोड्यूस करते हैं उनको हम एल्कली बोलते हैं। एल्कली भी स्टूडेंट्स बेस का ही एक फॉर्म है, बेस का ही लिक्विड फॉर्म हम कह सकते हैं, एल्कलीज होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग देखें, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन, ये जो है आपका ब्रेक होता है Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। NaOH जब वाटर में मिलाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तब वो आपका कन्वर्ट हो जाता है Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में। तो आई होप आपको यहाँ तक ये पार्ट समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, बेस और अल्कली में डिफरेंस क्या होता है। तो अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें कॉपर हाइड्रोक्साइड का, अगर हम लोग कॉपर हाइड्रोक्साइड का एग्ज़ाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स, कॉपर हाइड्रोक्साइड का जब हमने एग्ज़ाम्पल लिया था तब क्या होता था? कॉपर हाइड्रोक्साइड आपका बेस है लेकिन अल्कली नहीं है। ऐसा इसलिए होता है कि हमने बताया था जो बेस वाटर में सॉल्यूबल हों उनको अल्कली बोला जाता है, यानी कि जो बेस पानी में मिक्सअप हो जाएं उनको अल्कली बोला जाएगा, अदरवाइज़ वो केवल बेस कहलाएंगे, उनको हम अल्कली नहीं कह सकते।
तो यही इसमें डिफरेंस है, यानी कि अल्कलीज आपके सारे बेस होंगे, लेकिन सारे बेस अल्कली हों ये ज़रूरी नहीं है। बेस अल्कली आपके तभी होंगे जब वो पानी में सॉल्यूबल हों। तो आपको समझ में आ रहा होगा। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एल्कलीज की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। अगर बात करें तो एल्कलीज जो हैं आपकी वो काफ़ी ज़्यादा कड़वी होती हैं, टेस्ट में साबुन जैसा फील होता है जब हम अल्कलीज का यूज़ करते हैं। अल्कलीज की और भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी बेस वाली प्रॉपर्टी ही आपको देखने को मिलेंगी। एसिड जो है वो लिटमस पेपर का कलर ब्लू से रेड में कन्वर्ट करते थे, जबकि एल्कलीज जो है आपका रेड लिटमस को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर ये समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा अल्कली जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, जैसा कि बेस बनाया करते थे। तो बेस और अल्कली में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, सारे अल्कली बेस हो सकते हैं, लेकिन सारे बेस अल्कली हों ये ज़रूरी नहीं है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पर। और भी कुछ टॉपिक्स जो हैं जो कि हमें यहाँ पर डिस्कस करने हैं। अल्कलीज़ की और भी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे अल्कली जब जो है अमोनियम सॉल्ट के साथ जब अल्कली रिएक्शन करता है तब वो बनाते हैं स्टूडेंट्स अमोनिया गैस, इनमें से प्रोड्यूस होती है। अमोनिया गैस नेचर में एसिडिक होती है और ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देती है। अमोनिया गैस क्या होती है, पानी में सोल्यूबल होती है और इसमें से बड़ी ही गंदी बदबू आती, पंजेंट स्मेल, यानी कि गंदी बदबू आती है इसमें से। इसके अलावा अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स अगले स्लाइड्स में, बेस की जो यूजेस हैं, बेस के क्या यूज़ होते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स बेस के जो यूज़ होते हैं वो आप यहाँ पर समझ लें। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस हैं, इनका यूज़ हम लोग करते हैं साबुन बनाने के लिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ सोप मेकिंग के लिए, यानी कि साबुन बनाने के लिए किया जाता है। अमोनिया सॉल्यूशन की बात करें तो खिड़की वगैरह साफ़ करने के लिए अमोनिया सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ हम लोग टूथपेस्ट में, यानी कि जो टूथपेस्ट आप लोग टूथपेस्ट निर्माण में जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ हम करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, यानी कि जिसको हम लोग स्लेग लाइम भी बोलते हैं, इसको एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, भी जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप यहाँ पर आपको समझ में आया होगा एसिड्स और बेस के बारे में, एसिड के यूजेस, एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ के अलावा बेस अल्कलीज की प्रॉपर्टीज़, ये सब आपको जो है इस वीडियो में समझ में आई होंगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ कॉमन अल्कलीज को हम लोग देख लेते हैं और उनके फॉर्मूले को जान लेते हैं, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग डिनोट करते हैं NaOH, सोडियम यानी कि Na, हाइड्रोक्साइड यानी कि OH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग KOH लिखते हैं, पोटेशियम यानी कि K और हाइड्रोक्साइड यानी कि OH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो कैल्शियम का Ca और हाइड्रोक्साइड का OH।
अमोनिया को जो है हम लोग NH3 से डिनोट करते हैं। आई होप आपको जो है यहाँ तक का ये टॉपिक समझ में आया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको इस टॉपिक में नहीं होनी चाहिए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर। कुछ कॉमन इंडिकेटर्स होते हैं स्टूडेंट्स, जिनका यूज़ हम लोग करते हैं एसिड और बेस को पहचानने के लिए। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो एसिड और बेस के कांटेक्ट में आकर अपना कलर चेंज करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि जो हमारा सब्सटेंस है वो एसिडिक होगा या फिर बेसिक। तो इसमें से जो कॉमन इंडिकेटर की बात की जाए, लिटमस पेपर, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं एसिड और बेस का पता लगाने के लिए। अगर कलर ब्लू से रेड हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है, और अगर रेड से ब्लू हो रहा है तो हम कहेंगे कि सॉल्यूशन हमारा बेस है। इसके अलावा अगली स्लाइड में कुछ और इंडिकेटर्स हैं जो कि हम आगे देखेंगे। तो ये इंडिकेटर्स हैं आपके, जो आपके मिथाइल ऑरेंज है। मिथाइल ऑरेंज की बात करें, लिटमस की बात करें, एसिड के केस में मिथाइल ऑरेंज का कलर हो जाता है रेड। लिटमस का भी कलर एसिड की वजह से रेड हो जाता है, जबकि फिनोप्थिलीन जब एसिड सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है तो वो कलरलेस हो जाता है, यानी कि बिना कलर का हो जाता है। तो अगर हम लोग जो है इनकी pH वैल्यू की बात करें, जो मिथाइल ऑरेंज जो कलर है वो आपका pH 4 को डिनोट करता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स और भी कुछ इंडिकेटर्स हैं जिसमें हम लोग pH स्केल का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, pH स्केल की अगर हम लोग बात करें तो जो pH होती है सॉल्यूशन की, उससे हमें पता चलता है कौन सा एसिड जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, या कौन सा एसिड वीक एसिड है, या कौन सा बेस जो है आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, या फिर कौन सा बेस आपका वीक बेस है। तो जो pH स्केल है ये आपकी स्ट्रेंथ को नापने के लिए ही, स्ट्रेंथ को मेज़र करने के लिए ही pH स्केल का यूज़ किया जाता है। तो आइए जानते हैं स्टूडेंट्स, pH स्केल से हमें किस तरह से पता चलता है कि सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है या फिर बेसिक। तो आगे हम बात करते हैं, pH जो है जितनी कम होगी, यानी 7 से जितना नीचे की तरफ हम आएंगे, तो जैसे कि अगर बात करें, अगर किसी सब्सटेंस की pH जो है एसिडिक सब्सटेंस की, अगर किसी एक की 2 आ रही है और किसी की 3 आ रही है, तो 2 वाला आपका ज़्यादा एसिडिक होगा, यानी जिसकी pH कम होगी वो ज़्यादा एसिडिक होगा। और थर्ड वाला, यानी जिसकी pH 3 आ रही है, वो एज़ कम्पेयर टू 2 उसका एसिडिक नेचर जो है 2 के मुकाबले कम होगा, यानी 3 जिसका pH आ रहा है वो वीक एसिड होगी, और 2 जिसका pH आ रहा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगी। इसी तरह जो pH अगर 7 आता है तो इससे हमें ये पता चलता है कि सॉल्यूशन हमारा ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक। लेकिन अगर सॉल्यूशन आपका 7 से ज़्यादा pH शो करता है, उस केस में हम ये कहेंगे कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो बेसिक है। तो जैसे जैसे pH बढ़ेगी, यानी कि अगर हमने माना किसी एक सॉल्यूशन की pH 10 है, किसी दूसरे की 14 है, तो 14 वाला आपका ज़्यादा बेसिक होगा। बेस के केस में जितनी ज़्यादा pH होगी उतना ही ज़्यादा बेसिक नेचर सब्सटेंस का होगा। तो 14 वाला आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा और 10 pH वाला सब्सटेंस आपका वीक बेस कहलाएगा। तो आई होप आपको जो है pH स्केल से किस तरह से हम लोग एसिडिक नेचर, एसिड की स्ट्रेंथ और बेस की स्ट्रेंथ
मेज़र करते हैं वो आपको पता चल गया होगा। तो आगे हम लोग अब बात करते हैं, ये जो पीएच पेपर है, पीएच स्केल को हम लोग किस तरह से देखते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कुछ यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हैं जो आपकी डाइस वगैरह का मिक्सचर होता है, डाई का मिक्सचर होता है, इनका यूज़ करके इनमें जो कलर चेंज आता है उस कलर चेंज के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर उसकी पीएच मेज़र कर पाते हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग कलर का, अगर ये कलर आता है तो इसका पीएच होगा 6, अगर किसी सब्सटेंस का कलर रेड आता है तो उसका पीएच 4 होगा। इस तरह से सारे सब्सटेंस की आपको पीएच दी गई है और उनका जो है कलर भी दिया गया है, जिससे हम पहचान लेते हैं सॉल्यूशन का कलर। सॉल्यूशंस की वजह से जो इंडिकेटर का जो कलर आ रहा है उससे हम ये पहचान लेते हैं कि उस सॉल्यूशन की पीएच कितनी होगी। आई होप आपको जो है ये टॉपिक समझ में आया होगा यूनिवर्सल इंडिकेटर का। तो अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं